Good morning, students. Today we are going to take our next topic of our chapter 12, and the topic is fluid friction. You know that air is very thin and light, yet it exerts frictional force on objects moving around it. हमें पता है कि जो एयर है वो बहुत थिन और लाइट होती है, उसके बावजूद भी वो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उस पर वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम. एयर की तरह ही वाटर और जो अदर लिक्विड्स हैं वो भी उनमें से जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उन पर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड. साइंस के अंदर जो गैसेस और लिक्विड्स हैं उनको कॉमन नेम हमने दिया है, वो क्या है? फ्लूइड्स. सो वी कैन सी दैट फ्लूइड्स exert force of friction on objects in motion through them. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स में से पास करता है, मूव करता है, वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं. दिस फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids is called drag. और ये जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होती है फ्लूइड्स के द्वारा उसे हम ड्रैग भी कहते हैं. दिस ड्रैग डिपेंड्स अपॉन द शेप, मटीरियल एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जो ड्रैग है ये किस पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कैसी है, मटीरियल कैसा है और उसकी स्पीड कितनी है. इन चीज़ों पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारी फ्लूइड्स के द्वारा एक्सर्ट की जाती है, जिसे हम ड्रैग कहते हैं, वो डिपेंड करता है. फ्लूइड्स फ्रिक्शन इज मिनिमम फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड एट द बैक. जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी कम होती है. कैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर? जो आगे से काफ़ी पतले होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं. दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप. और ये शेप क्या कहलाती है? ये शेप स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है. स्ट्रीमलाइनिंग रिड्यूसेस ड्रैग एनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू ईजिली. ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है, स्ट्रीमलाइनिंग, ये क्या करती है? ड्रैग को रिड्यूस कर देती है ताकि जो ऑब्जेक्ट इसमें से पास कर रहा है वो ईजिली पास कर जाए. There are some examples to show how streamlining reduces drag as follows. कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें ये शो होता है कि जो स्ट्रीमलाइन शेप है, स्ट्रीमलाइनिंग, वो ड्रैग को रिड्यूस करती है. जैसे कि अगर हम नेचर के अंदर ही देखें तो बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. बर्ड्स और फिश हैं, उन्हें हर टाइम फ्लूइड में मूव करना होता है. जैसे कि जो बर्ड्स है वो एयर में मूव करती है और जो फिश है वो वाटर में मूव करती है. देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक दैम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. और अगर हम देखें तो उनकी जो शेप है वो कैसी होती है? वो इस टाइप की होती है ताकि जब वो मूव करें तो उनकी जो एनर्जी है वो उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी वो लगाएं वो कम लगे. इसी तरीके से अगर हम व्हीकल्स में देखें, ऑटोमोबाइल्स में देखें तो उसमें क्या होगा? अगर हम देखें, बोट्स एंड शिप्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव थ्रू वाटर इजीली. जैसे कि हमारी बर्ड्स की शेप है, इसी तरीके से जो बोट्स और शिप होती है हमारी, जो पानी में से जाती हैं, उनकी भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है जिसकी वजह से वो पानी में इजीली आगे मूव कर पाती हैं. उसी की तरह ऑटोमोबाइल्स आर नैरो फ्रॉम द फ्रंट टू रिड्यूस ड्रैग ऑफ एयर. जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो भी आगे से नैरो होते हैं ताकि वो जो ड्रैग ऑफ एयर है उसको रिड्यूस कर सके. उसी तरीके से जैसे हमारे एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, रॉकेट्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा, इन सब की भी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं जो एयर को ईजिली कट करके और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. इससे हम क्या बोल सकते हैं? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. जितने भी तरह के व्हीकल्स होते हैं उन सबको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है
उनकी शेप इसी तरीके से बनाई जाती है ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाएँ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। Friction opposes the dash between the surface in contact with each other। हमने पहले भी पढ़ा है फ्रिक्शन क्या अपोज करती है, दो सरफेस के बीच के मोशन को। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, हमें पता है फ्रिक्शन नेचर पे डिपेंड करती है। जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है, वो रफ है स्मूथ है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितनी लगेगी। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे मशीन के पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। स्प्रिंकल ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड के ऊपर जब हम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम इजीली गेम को खेल सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. इसमें क्या है, ये रोलिंग, स्टैटिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो इसका सबसे बेस्ट कौन सा होता है, सी पार्ट, स्टैटिक। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन है वो किस में होती है, स्टैटिक में। उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होती है, रोलिंग में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor। जो अलीदा है उसने क्या किया, अपने टॉय कार को चलाया, कहाँ का चलाया, ड्राई मार्बल फ्लोर पे चलाया, वेट मार्बल फ्लोर पे चलाया, न्यूज़पेपर पे और टॉवल पे। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा किस पर लगी, फिर किस पर कम हुई। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फ्रिक्शन है वो कैसे होगा, इसका ए पार्ट है, सबसे ज़्यादा वेट मार्बल फ्लोर पर, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, और फिर न्यूज़पेपर, और फिर टावल। टावल पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी क्योंकि इसका सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4। सपोज योर ड्राइंग डेज इज टिल्टेड अ लिटल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमारा जो राइटिंग डेज है वो एकदम से टिल्ट हो गया थोड़ा सा, तो जो बुक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो किस डायरेक्शन में आएगी बुक, किस डायरेक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। जैसे कि अगर हमारा जो डेस्क है वो इस साइड, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो बुक है वो इस डायरेक्शन में गिरेगी, तो जो फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी मोशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई। हमसे गलती से साबुन का पानी मार्बल फ्लोर पर गिर गया, इसके बाद क्या होगा, हमें उस पर चलने में आसानी होगी या और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और क्यों। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर। हमें पता है कि अगर उस पर सोपी वाटर गिर जाएगा तो हमें चलने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो सोप वाटर है वो क्या करेगा, जो फ्लोर की इरेगुलरिटीज़ है, जो माइनर इरेगुलरिटीज़ है, जो सोपी वाटर है वो उसको फिल कर देगा, और फिल करने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। और फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पैर हैं वो अच्छे से फ्लोर सरफेस के साथ ग्रिप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन के जो शूज़ होते हैं, अगर हमने देखा हो नीचे से उनमें स्पाइक्स जैसे लगे होते हैं, तो वो क्यों इस टाइप के शूज़ यूज़ करते हैं। स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। जो स्पाइक्स होते हैं वो फ्रिक्शन इंक्रीज कर देंगे और ग्राउंड के साथ बेटर ग्रिप बन जाएगी, जिसकी वजह से जब वो खेल रहे हैं या भाग रहे हैं तो वो स्लिप नहीं होंगे।
Next question is, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? इकबाल क्या कर रहा है, लाइटर बॉक्स पुश कर रहा है और सीमा हैवियर बॉक्स पुश कर रही है सेम फ्लोर के ऊपर, तो किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मास के प्रोपोर्शनल है। तो हैवियर बॉक्स में क्या है, हैवी है, ज़्यादा मास है, तो उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी एज कंपेयर टू लाइटर फोर्स। इसलिए जो सीमा है उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। कई बार कर चुके हैं हम इसे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर होते हैं, द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जब रेस्ट पे होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जब वो मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो मूव करते हैं तो जो इंटरेक्शन है दोनों सरफेस के बीच में वो कम हो जाती है। इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। अब वही चीज़ है कि फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है, यानी कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हमें एग्जाम्पल से बताना है। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। फ्रिक्शन हमारी फ्रेंड कैसी है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन ग्राउंड एंड आर फीट। हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से ही हम चल पाते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से जो पेपर होता है और जो हमारे पेन या पेंसिल है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से हम लिख भी पाते हैं। नेल्स एंड स्क्रू स्टिक टू वॉल सरफेसेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम कील या स्क्रू अगर दीवार में लगाएंगे तो वो भी किसकी वजह से ही होता है, फ्रिक्शन की वजह से। उसके अलावा क्या था, जो मैस्टिक हम लाइट करते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही माचिस जला पाते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है जो मैस्टिक के साइड का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। जब हम उस पर अपनी जो मैस्टिक है उसको करते हैं तो वो लाइट होने जल जाती है। अब है कि फ्रिक्शन फो क्यों है, यानी कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, वियर एंड टीयर ऑफ शोल्स ऑफ आर शूज इज ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारे जो शूज़ होते हैं उसके सोल्स हमने देखा है एक टाइम बाद क्या होता है, वो फट जाते हैं, नीचे से ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से होता है ये, फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद है, when a tire deflates it is difficult to move the vehicle because of increased friction between the tire and the road surface। जब हमारे टायर में जो व्हीकल है उसके टायर में हवा कम हो जाती है, हवा कम होने की वजह से क्या होता है, टायर और रोड सरफेस के बीच का जो सरफेस के बीच में क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस व्हीकल को मूव करना। मशीन्स गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मशीन्स फ्रिक्शन की वजह से हीट हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनके जो पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन्स एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल्स एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। और फ्रिक्शन की वजह से ही मशीन और जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा फ्यूल यूज़ लेते हैं और जिसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूव इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। वही जो अभी आज हमने पढ़ा था, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, तो जो फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उनकी स्पेशल शेप क्यों होती है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। हमने अभी आज ही पढ़ा था, ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन हम कहते हैं। टू ओवरकम और टू मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिनिमाइज इट्स सरफेस। इस जो ये एयर फ्लूइड फ्रिक्शन है इसको कम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की बॉडीज़ होती हैं उनके सरफेस को मिनिमाइज़ किया, इसी तरीके से बनाया जाता है। उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, स्ट्रीमलाइन भी हो सकती है, यानी आगे से नैरो होते हैं, पीछे से ब्रॉड होते हैं, और उनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। कुछ एग्जांपल हमने आज ही पढ़ा था, जैसे कि एरोप्लेन, जेट, रेनरोप्स हैव स्ट्रीमलाइन कर्व सरफेस टू रिड्यूस एयर
drag. Students, now our chapter 12 has been completed. You have to revise the complete chapter and also learn it. Thank you.